रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हम पढ़ने जा रहे हैं। तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं बकरी? अच्छा जी बेटा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वायरस क्या चीज़ होती है, इसको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। तो अगर मैं वायरस की डेफिनेशन लिखूँ ना तो मैं कहूँगा वायरसेस आर दी आइदर डीएनए। अगर मैं स्टार्ट से डेफिनेशन पूरी लिखूं तो हम कहेंगे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। क्या है? इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ऐसे टुकड़े जो इन्फेक्शन काज करते हैं, और दे आर मेड अप ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, यानी या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, या डीएनए या आरएनए, और कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। सही है जी, एक प्रोटीन कोट जो है वो उसको कवर करेगा। मेन डेफिनेशन ये है। उसके बाद वायरस इन्वेलप्ड होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। उस सिचुएशन में अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात किताब में नहीं लिखी हुई। अब बात ये, क्योंकि हम बेटा जिंदा चीज़ों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो हमें ये पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वायरसेस जिंदा चीज़ें हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर उनको कौन से किंगडम में रखना है, और अगर नहीं है तो फिर उनका क्या करना है। उसके लिए आपको पहली एक बात याद करनी पड़ेगी कि बेटा जिंदा चीज़ों की खसूसियात मैंने आपको बताई थी। जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था बेटा जिंदा चीज़ों की कुछ खसूसियात होती हैं। हम कैसे साबित करें कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप जिंदा हैं? बताएं। हाँ, जिंदा चीज़ें सांस लेती हैं। और हाँ जी, बकवास करें। हिल रहे हैं आप, हिल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो जिंदा चीज़ें जो हैं वो बेटा सबसे पहली बात वो सांस लेती हैं, आपने बताया। इसके अलावा बेटा उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके अलावा वो साइज़ में इंक्रीज़ करती हैं। उसके अलावा वो रिप्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा दे रिस्पॉन्ड करती हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को। और मुख्तलिफ खसूसियात हैं जिंदा चीज़ों की, लिविंग थिंग्स। पर याद रखें बेटा, वायरसेस में सिवाय इसके, और ये भी रेप्लिकेशन, और सबसे अहम जिंदा चीज़ों की खसूसियत पता है क्या है? सबसे अहम तरीन, लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम भूल ही गए। सही है ना? तो आप ये देखें कि ये सारी खसूसियात के अलावा वायरसेस में सिर्फ एक खसूसियत है कि वो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे नए जानदार बनाना। तो लेकिन वायरस तो जानदार नहीं है, लेकिन वो हम उनकी जो वो अपने जैसे नए वायरस बनाते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहते, रेप्लिकेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन से मुराद होता है बेटा कॉपी करना। आप रेप्लिका बनाते हैं, आप इस मार्कर को रेप्लिकेट करेंगे, आप अपनी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे किताब की किसी पेज की, तो वो होता है रेप्लिकेट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। सही है? तो वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं, उनको रिप्रोडक्शन का लफ्ज़ हम असाइन नहीं करते। ठीक है जी। अब गौर करें तो वायरसेस ओनली शो वन कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग, और वो क्या है? दे रेप्लिकेट, दे कॉपी देमसेल्व्स, अपने जैसे नए वायरस बनाते हैं। पर ये काम भी वो खुद नहीं कर सकते। वायरस अपनी कॉपियां खुद तैयार नहीं कर सकता जब तक वो किसी सेल के अंदर ना जाए। इसलिए हम बेटा इनको कहते हैं वायरसेस को, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी ऐसे पैरासाइट हैं जो लाजमी तौर पे सिर्फ सेल के अंदर रह सकते हैं, बाहर नहीं रह सकते। दे कैन ओनली लिव आउट इनसाइड द सेल, दे ओनली। अच्छा, जब वो सेल के बाहर होंगे तो वो जिंदा नहीं होंगे। Whenever they go into the cell,
दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग। बस, यानी सेल के बाहर तो वो है ही मुर्दा, डेड, नॉन लिविंग। डेड तो वो चीज़ होती है जो पहले जिंदा हो फिर मर गई हो, वायरस इज नॉन लिविंग। पर जब वो जिंदा सेल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो बिहेव करते हैं जिंदा चीज़ों के तौर पे, क्योंकि वो रेप्लिकेट करते हैं। बस ऐसा क्यों है सर, वो जिंदा चीज़ों के अंदर ही क्यों रेप्लिकेट करते हैं? मेरे सेल, ऑब्लिगेट का मतलब होता है फर्ज, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, पैरासाइट आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये वाई सर, वाई द वायरस इज ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द सेल, क्यों? क्योंकि बेटा वायरस की रेप्लिकेशन के लिए वायरस, देखें अगर आपने आमना ने अपने आप को कॉपी करना है तो पहले आमना को इतने मसल बनाने पड़ेंगे, उतनी हड्डियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, उतनी दो आंखों से 4 बनाने, कान भी 4 बनाने पड़ेंगे, नाक भी 2 बनाने पड़ेंगे, दांत भी वो 64 बनाने पड़ेंगे, फिर आमना का एक रेप्लिका तैयार होगा। तो इस, ठीक है ना। अगर एक सेल ने अपने आप को कॉपी करना हो तो पहले वो अपना न्यूक्लियस कॉपी करेगा, फिर बाकी चीज़ें कॉपी करेगा और फिर अपने आप को कॉपी करेगा, डबल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो बेटा उसके लिए मुझे एक बात बताएं, क्या वायरस भी तो डीएनए या आरएनए और प्रोटीन भी तो होती हैं? तो अगर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता है तो पहले वायरस को अपना डीएनए और प्रोटीन डबल नहीं करनी पड़ेगी? तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए होता है सेल में। आपको पता है राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, वो जो थोड़ा सा हमने पढ़ा था ऑर्गेनल्स की एग्जांपल्स के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए क्या बनाते हैं उमैर बेटा? एनर्जी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या वायरस के पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए अगर उसने अपने आप को कॉपी करना है? पर उसके पास नहीं होती। इसे कहते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी। क्या कहते हैं बेटा? Why they are obligate intracellular? Why they only behave inside the cell as a living thing? Because they do not have biosynthetic machinery and they only use the machinery of the cell. और फिर उसका नुकसान करते हैं, क्योंकि पैरासाइट अपने होस्ट का नुकसान करता होता है। ठीक है भाई साहब। तो ये जो है ना जी, इस वजह से ये है बेटा वायरसेस की खुसूसियात। और वायरसेस को चलो मैं 2 चीज़ें साथ में और बताने वाला हूँ। एक है बेटा जी, एक को हम कहते हैं, ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, इन्हें प्रायोन्स कहते हैं। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? जो जानवरों के अंदर बीमारियां फैलाती हैं। इनकी एक बीमारी का नाम है BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, या इसको आप आसान जुबान में मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, कि गाय पागल हो गई है, गधा पागल हो गया, उसको और कुछ कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये मैड काउ डिजीज है। ठीक है बच्चों। तो ये प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन्स होती है। वायरस प्रोटीन्स प्लस या डीएनए या आरएनए, और एक और चीज भी होती है, उनको कहते हैं बेटा वायरॉइड्स। क्या कहते हैं? विरियॉइड्स भी कहते हैं, वायरॉइड्स भी कहते हैं। ये OIDS देख लीजिएगा स्पेलिंग, मेरे ख्याल से OI है ना। ये बेटा सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। ये MCQs आते हैं असल में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वायरॉइड भी इन्फेक्शंस काज करते हैं प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो सिर्फ आरएनए होते हैं। प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, और वायरसेस या डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन्स दोनों जुड़ते हैं। अब बेटा जी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, दे आर नॉन लिविंग थिंग। ये तो टोटली फारग हो गए। ये सिर्फ बिहेव करते हैं जब ये जिंदा चीज़ों के अंदर है, और ये सेल्स के नहीं बने हुए, ये इनको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, या ये कहते हैं दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जिंदा और गैर जिंदा यानी बेजान चीज़ों के दरमियान में ये हैं, और इसलिए दे आर नॉट इंक्लूड। हमने असल मकसद था कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। बेटा वायरसेस की क्लासिफिकेशन अलग से है, उसे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कहते हैं, सही है। और उसमें मुख्तलिफ वायरस की फैमिली है, जिसमें ये है कोरोना वायराइडी है, इसी तरह रेब्डो वायराइडी है, रेट्रो वायराइडी है,
और पिकोरना वायराइडी है, पैरामिक्सो वायराइडी है, सही है, और बहुत सारी हैं। तो लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको पता लग गया। तो वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तो एक हमने बात कर ली सेपरेटली। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बच्चों, दैट इज द बाइनोमियल नोमेन। बाई का बेटा नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले फर्स्ट ईयर को भी उस दिन पढ़ाया। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, यानी किसी को नाम देना, सही है। तो बाई नोम, ये देखें, बाई मतलब दो, नोमियल दो लफ्जों वाला, दो नामों वाला नाम देना किसी को, सही है। अब इधर देखें, होता ये है कि अगर आप गौर करें, सबसे पहले इसको अगर मैं डिफाइन करूं, सो द मेथड ऑफ गिविंग ओनली वन साइंटिफिक नेम to each living organism consisting of 2 words. This is called binomial nomenclature. 2 लफ्ज़ों का नाम देना, और ये लैटिन ज़ुबान में होता है, सही है। कैसे, असल में इसकी वजह क्या, कैसे वजूद में आई, वो प्रॉब्लम पॉइंट्स मैं इसकी सिग्निफिकेंस में बता रहा हूँ, और फिर आपको बताऊंगा कि नाम कैसे दिया जाता है, उसके रूल्स। बेटा इसमें पढ़ाया यही जाता है, ऊपर डेफिनेशन, नीचे रूल्स, और नीचे उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला। बेटा एक चीज़ है जिसका नाम है प्याज, जिसको हम ऑनियन कहते हैं। ऑनियन के कितने नाम हैं? तेरा क्या नाम है बेटा? हमारे मुल्क में, ठीक है, जो हमारे मुल्क में कॉमन नेम है ना, वो इसके नाम प्याज हो सकता है, ऑनियन है, बसल है, वसल है, कांदा है, फलां डमका है, ठीक है जी। इसी तरह तरबूज, वाटरमेलन, दवाना, मतीरा, ये वो, अमलतास, अर्गवाद, ठीक है जी, कैशिया, परगिंग कैशिया, गोल्डन शावर, ये एक ही चीज़ के नाम है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो जी जो ब्लैक बर्ड है, कौवे को भी कहते हैं, और उस कौवे को भी कहते हैं जो पहाड़ों मरी में होता है, वो बड़ा अजीब सा कौवा, तो उसको भी सेम नाम दे दिया गया है। यानी एक चीज़ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और एक ही नाम बहुत सारी चीज़ों को। मसलन फ़िश, एक लफ्ज़ फ़िश है, अब आपको फ़िश को पता है, आप जो खाते हैं हमें, और हम जेली फ़िश को भी फ़िश समझते हैं, स्टार फिश का, हालांकि उनका फ़िश के कोई दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। बेटा जब आप, यानी इस तरह के नाम इस्तेमाल होते हैं ना, एक इलाके के अंदर एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, या एक ही नाम मुख्तलिफ चीज़ों, यानी सिंगल नेम। मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत सारी दी, किताब पढ़ेंगे सारी आपके नज़र में आ जाएंगी। सिंगल नेम टू मल्टीपल स्पीशीज, और मल्टीपल नेम्स टू द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी को एक से ज़्यादा नाम दे दिए जाते हैं, सही है जी। ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेटा होता है, नंबर 1, इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और दूसरी बात है कोई नाम ऐसे होते हैं फालतू, कोई पता भी नहीं होता कि ये नाम किस बुनियाद पे रखा गया, उसका कोई मतलब भी नहीं होता, उससे कोई इंफॉर्मेशन भी हासिल नहीं होती, सही है। तो नो इंफॉर्मेशन और कन्फ्यूजन, ये असल प्रॉब्लम थी कि जिसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया। कार्लस लीनियस बेटा एक साइंसदान था, उन्होंने पहली दफ़ा ये वाला काम शुरू किया था, और उस वक्त उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स की, जो उस वक्त उनको समझ में आया, उन्होंने एक किताब अपनी प्लांट के ऊपर एक्स्ट्रा लिखी, एनिमल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा किताब लिखी, और उन दोनों में उन्होंने उस वक्त बहुत सारी चीज़ों को नाम दिए कि साइंटिफिक लिटरेचर में, आप यहाँ पे तो घर में तो आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं, या अपनी गली मोहल्ले में या बाज़ार में ख़रीदते हुए, आप बाज़ार में जाएंगे तो कहें मुझे एलियम सीपा दो, वो तो आप गए हैं एलियम सीपा क्या होता है ना। लेकिन आप जाके, यानी कॉमन नेम में आप जौन सा मर्ज़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक काम करते हुए, साइंटिफिक लिटरेचर लिखते हुए, एक्सपेरिमेंट रन करते हुए, आपको चीज़ का एक ही नाम समझना पड़ेगा, और वो जो पूरी दुनिया के साइंसदान जानते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसके बेटा 3 रूल हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप
पहला रूल क्या है याद रखिएगा। अच्छा, इसमें पहले तो ये है कि ये रूल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नाम लिखा कैसे जाता है। बेटा नाम लैटिन में होता है, लातीनी जुबान में, और जो दो वर्ड हैं, पहला जो वर्ड है वो जीनस होता है। जीनस आपको पता है, आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने पढ़ा है, सेकंड लास्ट जो टैक्सॉन है नीचे की तरफ, और दूसरा होता है स्पीशी। ये जीनस का नाम कैपिटल लफ्ज से शुरू होता है अल्फ़ाबेट से, और स्पीशी का नाम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। बस ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है, रूल्स इसके क्या है। सबसे पहली बात ये होगी बेटा कि ये इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। इटैलिक्स ऐसे टेढ़ा करके लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। पहला नाम यही जीनस का होगा और दूसरा नाम स्पीशी का होगा। और अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते तो आप होमो ऐसे लिख दिया, सैपियंस, तो आप उसके नीचे या ऊपर बार लगा देंगे, या अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो दरमियान में आप मार्कर इस्तेमाल कर लेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात बेटा, ये इसके रूल्स हैं, ठीक है जी। सबसे पहली बात, इटैलिक्स में अगर आपने लिखना है या टाइप कर रहे हैं तो ऐसे, और उसके बाद जी जो ये है आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो रूल मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो ये है कि जीनस का नाम, हमारा नाम होमो, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होगा और स्पीशी का नाम हमेशा होमो सैपियंस का यानी स्मॉल से। इसी तरह पाइसम सैटिवम, इस तरह राना टिग्रीना। सही है जनाब। पहला लफ्ज इधर देखो उमैर बेटा, पहला जो वर्ड है वो जीनस होगा, वो हमेशा कैपिटल लफ्ज से शुरू होगा, दूसरा स्पीशी होगा और वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। एक इंटरेस्टिंग बात और, ये तीसरा रूल है कि जब आप आपने एक पेज लिखा, आपने एक चैप्टर लिखा, आपने एक साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल लिखा, या आपने एक किताब लिखी, उसमें पहली दफ़ा जब आप लिखेंगे ना तो आप पूरा नाम लिखेंगे। मसलन आपने लिख दिया एस्करिशिया कोलाय, ठीक है, या राना टिग्रीना, या कॉर्वस स्प्लेंडेंस, वो उसको कहते हैं वो कौवे को, पहाड़ी कौवे को। सही है। पहली दफ़ा आप पूरा नाम लिखेंगे, अगली दफ़ा जब भी वो रिपीट होगा तो आप जीनस का नाम सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिख के डॉट लगा के स्पीशी का नाम स्मॉल से शुरू करके लिख देंगे। होमो सैपियंस को एस सैपियंस बना देंगे, राना टिग्रीना को आर डॉट टिग्रीना बना देंगे। ये हैं बेटा इसके रूल्स। और नीचे कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, कुछ एग्जांपल्स किताब में नीचे दी हुई हैं। तो सिग्निफिकेंस में आपने देखें, आप तरतीब से, ये कभी कभी लॉन्ग आ जाता है, आप तरतीब से, ये शॉर्ट आए तो इसके रूल्स आएंगे, रूल्स आपको पता है तीनों। और अगर आप डेफिनेशन किसने ईजाद किया था, ये वाला सिस्टम कब ईजाद किया था, 1707 में शायद, और उसके बाद जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि बेटा हर हम आम जुबान में हर जगह पे एक ही स्पीशी के बहुत सारे नाम हैं, या एक ही नाम बहुत सारी स्पीशीज़ को दिया गया है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। साइंटिफिक रिसर्च में ये कन्फ्यूजन बहुत नुकसान करती है। इस वजह से साइंसदानों के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक चीज़ को एक ही नाम मिले और वो नाम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की सलाहियत रखता हो। देखें, आप इसको जीनस का आपको पता लग गया और स्पीशी का आपको पता लग गया, तो और आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब है आपको एक एक खानदान और उसके दादे का भी पता लग गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये चीज़ आपको सपोर्ट करती है जो है वो। और नीचे कुछ नाम दिए मैं बेटा, नाम को याद करना। और एक बात याद रखना, अगर साइंटिफिक नेम के अंदर एक स्पेल मिस्टेक भी हो जाए तो वो गलत करार पाता है। और बोर्ड में एक आधा पेपर सवाल MCQ आ गया तो 1 नंबर का आ जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन आया तो इस तरह 2 या 3 चीज़ें पूछी होंगी कि इनके साइंटिफिक नेम बताओ, तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।